नमस्ते फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने स्पेशली जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उन लोगों की डाइट कैसी रहनी चाहिए इसके लिए एक सजेस्टिव वीडियो बनाया है। मेनली इसलिए बनाया है क्योंकि थायराइड में फूड इनटेक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मेडिसिन के अलावा आप क्या खाते हैं उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। और होता यह है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देंगे, बहुत डिटेल नहीं बता पाते हैं कि आपने क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। फिर हम सब इंटरनेट पर अपने आप रिसर्च करते हैं और उसके बाद इतने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि अभी इनमें से क्या फ़ॉलो करें, बिकॉज़ डे टू डे में वो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ दिन फॉलो करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल तरीके से और बहुत इजी टू मैनेज वे में पहले आप लोगों को समझा पाऊँ कि ये पूरा कंसेप्ट है क्या, मीन्स थायराइड है क्या, किस टाइप के थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है और किस टाइप की फूड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, हम सभी के बॉडी में ब्रेन एक मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, TSH। नाम से ही क्लियर है, ये थायराइड को स्टिम्युलेट करने का काम करता है। स्टिम्युलेट करना मीन्स मोटिवेट करना या जाकर एक्ट बोलना कि हाँ काम शुरू करो, कैसे काम करना है, ये गाइड करने का काम करता है। थायराइड क्या है? थायराइड ग्लैंड कहाँ है? हमारे जस्ट हमारा थ्रोट जहाँ पे है, कंठ जिसे हम बोलते हैं, गले में, वहाँ एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का ग्लैंड होता है जो थायराइड ग्लैंड होता है। ये थायराइड ग्लैंड मेनली 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। एक का नाम होता है T3 यानी ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन और T4 यानी थायरॉक्सिन। ये 2 हार्मोन्स इस थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। किसी भी रीज़न से, वेरियस रीजंस हो सकते हैं जो कि सब्जेक्टिव होते हैं, मीन्स इंडिविजुअल रीजंस होते हैं। उन रीजन से कभी भी इस हार्मोन की सिक्रीशन में जब इम्बैलेंस होता है, या तो ये ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए या बहुत कम एक्टिव हो, और देयर बाय ये T3 और T4 का सिक्रीशन या तो ज़्यादा हो या कम हो, तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है। जब T3 और T4 की सिक्रीशन कम होती है, मीन्स जब हमारा ये ग्लैंड कम काम करता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म इस कंडीशन को बोलते हैं। और जब T3 T4 का सिक्रीशन बढ़ जाता है, मीन्स बढ़ेगा किस कंडीशन में? जब ये ग्लैंड ज़्यादा काम करेगा, ओवर एक्टिव होगा, तभी तो ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो उस कंडीशन में हाइपर होना मीन्स बहुत बढ़ना, तो उस कंडीशन में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। दैट मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म जिन्हें, उनका T3 T4 बढ़ा हुआ आएगा जब भी आप रिपोर्ट कराएंगे, और TSH कम आएगा, हार्मोन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कम आएगा। और हाइपोथायरॉयडिज्म जिनको होगा उनका T3 और T4 कम आएगा, TSH मोस्टली बढ़ा हुआ आएगा। कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो दोनों ही टाइप के पेशेंट्स में होती है, डिपेंड करता है कि आपको हाइपर है थायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। बॉडी वेट का या तो बढ़ना या घटना, भूख का बढ़ना घटना, जॉइंट पेन होना, हार्ट बीट इरेगुलर होना, हाथ में कपकपी होना, हीट फील होना मीन्स पसीना आना, या बहुत लथार्जिक फील करना, फैटिग रहेगा, आपको टायर्डनेस बहुत रहेगी। लेडीज़ में पीरियड्स की, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम रहती है, इरेगुलर रहेंगे, या कंसीव करने में, फर्टिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है अगर थायराइड की प्रॉब्लम है। मूड स्विंग्स होना, गैस की प्रॉब्लम होना, स्किन का टेक्सचर बहुत बार देखा गया है कि अच्छा नहीं रहता, रफ़ हो जाता है, हेयर लॉस होना या हेयर का टेक्सचर रफ़ हो जाना, आँखों में हल्की सूजन वगैरह आना। तो किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी जेंडर में ये थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। और ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ टोटली डिपेंड करता है कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। बेसिकली अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपका वेट बढ़ेगा, अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आपका वेट कम होगा। ये दो एक बेसिक डिफरेंस यही है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है,
कम एक्टिव है, जितना उसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जैसे काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका ग्लैंड अंडर एक्टिव है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है, आपका ग्लैंड ओवर एक्टिव है। तो मैं हर दोनों ही कंडीशन में आपके मेटाबॉलिज्म पे फ़र्क पड़ रहा है और अकॉर्डिंगली वेट कम या ज़्यादा हो रहा है। मोस्टली जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनमें से 90% पेशेंट्स हाइपोथायरॉयडिज्म वाले ही होते हैं। सिर्फ 10% ऐसे पेशेंट्स हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म वाले होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है जो फूड इनटेक में एज पर कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं या हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट कैसे रख सकते हैं, क्या खाएं और क्या ना खाएं। एक बेसिक रूल जो दोनों ही टाइप के पेशेंट्स पे अप्लाई होगा वो ये है, कुछ भी चीज़ बिल्कुल ही खाना मत छोड़िए। ना खाएं का मतलब है आप बिल्कुल ओकेजनली खाएं, या अगर बॉईल करके आप कुछ चीज़ें खा रहे हैं तो उसके वैसे भी इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। आप कम खाएं या फिर हो सके तो बॉईल करके खाएं। ना खाएं का ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत पसंद है और बिल्कुल ही ना आप टेस्ट करें, या बाकी सब खा रहे हैं और आप दिल से दुखी हैं तो वो भी स्ट्रेस क्रिएट करेगा। और फिर ऐसा मत कीजिएगा, इतना टॉर्चर भी नहीं करना खुद को। बट येस, जो नहीं खाना उसको अवॉइड करना चाहिए, ओकेजनली खाइए। ये ध्यान रखिए, कोई भी फूड आइटम आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि वो आयोडीन की प्रोसेसिंग को किस लेवल तक अफेक्ट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करते हैं कि वो अवॉइड करना चाहिए या खाना चाहिए। नाउ जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है उनके लिए कौन कौन से फूड ऐसे हैं जो अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली शुगर प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़ें जिसमें सैचुरेटेड फैट हो, ट्रांस फैट हो, उसको अवॉइड करना है। सोया प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। सोया प्रोडक्ट्स मीन्स सोया मिल्क हो गए, सोया का कोई भी सोयाबीन का फॉर्म होता है, टोफू हो गया, वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सब्जियों में गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, शलजम, पालक, ब्रोकली, ये चीज़ें अवॉइड करें तो अच्छा है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ग्लूटेन होता है जैसे पास्ता, वाइट ब्रेड वगैरह, वो भी अवॉइड करना चाहिए। कॉफ़ी या चाय जब आप पीते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी इफ़ेक्टिव होगा रादर देन उसमें आप दूध डालकर पिए। तो फिर खाएं क्या? ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेनियम हो, फाइबर हो, कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, ओमेगा 3 हो। स्पेसिफिकली सिलेनियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाइए। सिलेनियम एग्स में बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। एग्स में वैसे भी विटामिन ए होता, बी होता, B2, B5, फॉलिक एसिड, विटामिन डी। एग्स में तो कैल्शियम, बहुत ही चीज़ें होती हैं। तो किसी भी फॉर्म में एग्स अपने डाइट का पार्ट रखना ही चाहिए। अगर आपने उसके येलो पोर्शन को हटा दिया है, सिर्फ वाइट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है और उसके बहुत टेस्टी डिशेस बन जाते हैं। तो एग्स को ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ब्राउन राइस में फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो ब्राउन राइस के कुछ भी बना सकते हैं, उसमें और सारी सब्जियां डालकर एज अ पुलाव भी बना सकते हैं, या कोई भी आइटम आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ऑयल को अवॉइड करके। कोई भी नट बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा पीनट्स को अवॉइड करना चाहिए। नट में भी स्पेसिफिकली आलमंड और वॉलनट बहुत अच्छा रहता है। सीड्स की अगर बात करूँ तो पम्पकिन सीड्स बहुत इफ़ेक्टिव होंगे, फ्लैक्स सीड इफ़ेक्टिव होंगे, चिया सीड्स या कोरिएंडर सीड्स, साबुत धनिए का सीड। फ्लैक्स सीड या चिया सीड वगैरह आपको बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 और न्यूट्रिशनल वैल्यू के अलावा वेट लॉस भी बहुत अच्छा कराते हैं, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स का वेट बहुत जल्दी बढ़ने की टेंडेंसी रहती है। तो इन सीड्स को यूज़ कर सकते हैं। रायता खा सकते हैं या प्लेन दही बहुत ही अच्छा रहता है। दही में आप फ्लैक्स सीड के पाउडर भी डाल सकते हैं,
कैरेट डाल सकते हैं, बीट रूट डाल सकते हैं, मीन्स रायता के फॉर्म में करके डेली 1 कटोरी दही तो खाना ही चाहिए। प्लेन गेहूं की रोटी की जगह मल्टीग्रेन रोटी खा सकते हैं। मल्टीग्रेन रोटी मीन्स जो आप गेहूं के आटा के अलावा उसमें और चीज़ें हों, जिसमें मिनिमम अमाउंट आप गेहूं के आटे का रखिए। अवॉइड कर सकते हैं तो वो बिल्कुल ही ना रखें। उसके अलावा बेसन रख सकते हैं, जौ, ज्वार, रागी, इन चीज़ों को मिक्स करके आप घर में ही आटा बना के रख सकते हैं। जो आप मार्केट से आटा खरीदते हैं उसमें वीट का अमाउंट ज़्यादा रहता है, मल्टीग्रेन आटा। तो अब हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप घर में ही थोड़े थोड़े अमाउंट में ही बना कर रखें। 2 रोटी भी सफिशिएंट होती है और बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है, प्लस आपके थायराइड को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल हो जाती है। इसी तरह होल व्हीट ग्रेन्स जो होते हैं वो इफ़ेक्टिव रहते हैं। स्पेसिफिकली उसमें साबुत ग्रीन वाली जो साबुत मूंग दाल आती है वो बहुत अच्छी रहती है। तो उसको स्प्राउट्स फॉर्म में खा सकते हैं, उसको चीला फॉर्म में खा सकते हैं। अगर चीला की बात करूं तो बेसन का चीला हो गया, कुट्टू के आटे का चीला हो गया, वो भी बहुत अच्छा आप खाएंगे, अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इफ़ेक्टिव रहेगा। नाउ पीने में एक चीज़ मैं बता चुकी कि आप ब्लैक टी वगैरह पिएं तो अच्छा है। इससे भी बहुत अच्छा है अगर आप रोज़ रात को हल्दी दूध पीकर सो रहे हैं, या कोरिएंडर टी बना ले रहे हैं, धनिए की जो चाय बनती है वो बनाकर पी ले रहे हैं, या फिर साबुत धनिए को भिगो के रात में रख दे रहे हैं और सुबह उसके पानी को पी रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। एप्पल साइड विनेगर गर्म पानी में अगर डालकर पी रहे हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह से आइटम्स को अगर आप इंक्लूड करते हैं अपने डे टू डे फूड डाइट में तो आप बहुत हद तक खुद की हेल्प कर पाएंगे, मेडिसिन के साथ साथ डाइट कंट्रोल करके हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने में। ऑफ कोर्स इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हो जाएं इन चीज़ों में, या जो चीज़ें नहीं खानी उसको बिल्कुल ही नहीं टच करना, ऐसा नहीं है। सब कुछ बैलेंस रहना चाहिए और मेडिसिन को अवॉइड नहीं करना है। मेडिसिन स्ट्रिक्टली आपके डॉक्टर ने आपको जैसे एडवाइस किया है, क्योंकि वो इंडिविजुअल बेस पे ही डोज वगैरह एडवाइस करते हैं, आपको वैसे ही मेडिसिन लेनी है। बात करूं अगर हाइपरथायरॉयडिज्म, दैट मीन्स जिन लोगों का TSH कम आता है, T3 T4 ज़्यादा आता है, और जिन लोगों का वेट लॉस होने लगता है, उन लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका थायराइड ग्लैंड ऑलरेडी ओवर एक्टिव रहता है, विच इज़ जस्ट ऑपोजिट टू हाइपोथायरॉयडिज्म। तो फूड इनटेक इन दोनों का कुछ हद तक डिफ़र करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स को सबसे पहले तो हर वो चीज़ जिसमें आयोडीन है, मींस लो आयोडीन फूड को लेना चाहिए। हर वो चीज़ जिसमें आयोडीन है उसे अवॉइड करना है। ग्लूटेन की चीज़ें अवॉइड करना है, प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें अवॉइड करना है, ऑफ कोर्स शुगर अवॉइड करना है। नाउ आयोडीन किन चीज़ों में है, सबसे पहले अपने सॉल्ट पे ध्यान देना है, कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा आयोडीन या तो कम या ज़्यादा हम मैनेज कर सकते हैं सॉल्ट इनटेक को कम या ज़्यादा करके। वाइट सॉल्ट को हमेशा अवॉइड करना है। वाइट सॉल्ट की जगह हिमालयन सॉल्ट ले सकते हैं, काला नमक ले सकते हैं, ये दोनों ही ले सकते हैं। वैसे भी हिमालयन सॉल्ट बहुत ही न्यूट्रिशियस है, उसमें 94 मिनरल्स होते हैं। तो जहाँ नॉर्मल सॉल्ट में 2 या 3 मिनरल्स होते हैं, हिमालयन सॉल्ट में 94 मिनरल्स होते हैं, तो वो वैसे भी ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। शुगर अवॉइड करना है। स्पेसिफ़िकली हाइपरथायरॉयडिज्म वालों को वो बहुत प्रोन हो जाते हैं शुगर के, उनका शुगर बढ़ने का डर होता है। तो शुगर वाली चीज़ें, बिस्किट है, केक, पेस्ट्री, ऐसी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। वाइट शुगर तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। शुगर को रिप्लेस कर सकते हैं ब्राउन शुगर से, या फिर बेस्ट होगा अगर हनी से रिप्लेस करेंगे। हनी वैसे भी अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए हाइपरथायरॉयडिज्म वालों को। चाय कॉफ़ी ऑफ कोर्स बिना दूध के लेना अच्छा रहेगा। और अगेन हर वो चीज़ जिसमें सिलेनियम हो वो इन लोगों के लिए अच्छा होता है। सिलेनियम बहुत ज़्यादा होता है एग में, मशरूम में,
वो लेना चाहिए। इसके अलावा दलिया ले सकते हैं, उसमें भी सेलेनियम का अमाउंट बहुत अच्छा होता है। सनफ्लावर सीड में बहुत अच्छा होता है, तो ये चीज़ें लेनी चाहिए। पालक, संतरा या फिर ऑरेंज जूस, बादाम और दूध मिक्स करके किसी भी फॉर्म में, ठंडा या गर्म, गाजर, आंवला, ये चीज़ें डेली डाइट में इंक्लूड कर लेनी चाहिए। क्योंकि हाइपर थायराइडिज्म वालों को ना वीकनेस की प्रॉब्लम, जैसे हाइपोथायराइडिज्म वालों को लेजीनेस की बहुत प्रॉब्लम रहती है, वैसे हाइपर थायराइडिज्म वालों को भी वीकनेस बहुत जल्दी आ जाती है, तो ये चीज़ें लेनी चाहिए। धनिए की हरी पत्ती, साबुत नहीं, हरी पत्ती धनिए किसी भी फॉर्म में सब्जियों में डाल कर लें या फिर चटनी बना कर लें, वो क्योंकि आयरन का एक रिच सोर्स है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा देसी घी, गाय का घी अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। मल्टीग्रेन रोटी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो न्यूट्रिशियस एनी हाउ है ही है, वो इंक्लूड कीजिए। कोई भी ऐसा फूड आइटम जिसमें विटामिन ए हो, फॉर एग्जांपल गाजर, विटामिन सी हो, जैसे आंवला बोला या ऑरेंज जूस बोला, तो ये चीज़ें इन लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होती हैं और बहुत अच्छे से हेल्पफुल हो जाती हैं चीज़ों को मेंटेन करने में, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में। मिर्च में हरी मिर्च या फिर काली मिर्च डेली डाइट में इंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छा है। हल्दी, चाहे वो दूध में डाल के लें, विंटर्स में कच्ची हल्दी लें, किसी भी फॉर्म में हल्दी का इंटेक रहना चाहिए। हल्दी जितना आप लेंगे, आपके बॉडी का कैल्शियम भी मेंटेन रहता है उतना ज़्यादा। अदरक, कच्चा अदरक, अदरक ये नहीं कि सब्ज़ी बनी तो उसमें अदरक डाला, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कच्चे अदरक की अगर लंबे लंबे काट के आप सिरका वगैरह में डाल लें, अचार बना लें, या किसी भी फॉर्म में कच्चा अदरक खाना बहुत अच्छा रहता है। पाइनएप्पल बहुत अच्छा है, चुकंदर, अनार खा सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें आप रॉ भी खा रहे हैं और आपके बॉडी में ये बहुत प्योर फॉर्म में जा रहा है। मोस्टली हाइपरथायरॉयडिज्म वालों को ओलिव ऑयल में बना खाना या फिर कोकोनट ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में, या फिर अलसी का तेल आता है उसमें बना खाना अच्छा रहता है। नॉर्मली रिफाइंड ऑयल तो अवॉइड करना ही चाहिए, मस्टर्ड ऑयल भी अवॉइड करना चाहिए। ऑफ कोर्स मस्टर्ड ऑयल हाइपोथायरॉयडिज्म वाले खा सकते हैं, ओलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल उनके लिए अच्छा है, बट हाइपर वालों के लिए अवॉइड करना चाहिए। उनके लिए ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, अलसी का तेल, ये चीज़ें अच्छा रहेगा अगर इनमें खाना बन रहा है तो। कोई भी जिंक वाला फूड जैसे चने या ड्राई फ्रूट्स में, ऑब्वियसली सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं वो, बट स्पेसिफ़िकली काजू अगर खा रहे हैं तो वो अच्छा, बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव रहेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मसूर की दाल में बहुत आयरन होता है, वो इन्हें खाना चाहिए। होल ग्रेन्स, जो भी होल ग्रेन्स आते हैं वो इन्हें लेना चाहिए। सी फूड भी बहुत अच्छा है अगर नॉन वेजिटेरियन है, या रेड मीट इन लोगों के लिए स्पेसिफ़िकली अच्छा होता है। आपने ध्यान दिया होगा हाइपोथायरॉयडिज्म वालों को शलजम है, गोभी, पालक, ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म वाले, उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो ब्रोकली, शलजम, गोभी, सरसों, ये चीज़ें खाएं, क्योंकि यहाँ केस जस्ट डिफरेंट है। एक केस में आपका ग्लैंड बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हो रहा है, अंडर एक्टिव है, एक में ओवर एक्टिव है, तो इस हिसाब से थोड़े खाने की चॉइस चेंज हो जाती है। दही दोनों ही केसेस में एक बहुत इफ़ेक्टिव फूड आइटम होता है। जितना हो सके दही को विदाउट शुगर या विदाउट सॉल्ट खाने की कोशिश करना चाहिए, और जितना हो सके उसमें कोई भी न्यूट्रिशियस चीज़ डालकर उसको रायता फॉर्म में करके खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये ओवरऑल एक ब्रीफ है कि आपको थायराइड में क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। ऑफ कोर्स आप कुछ भी खा रहे हैं, अगर आप दिल से खुश हैं तो वो उस खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप उसके न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे फिज़िकल हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के अलावा सजेस्ट करूँगी कि आपका खुद का खुश रहना बहुत ज़रूरी है।
स्ट्रेस को अवॉइड करें, चाहे आप किसी भी थायराइड से सफ़र कर रहे हैं। स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। अपने रेगुलर रूटीन में वॉक को हमेशा इंक्लूड करना चाहिए। थायराइड में वॉक और काउंसलिंग, ये 2 चीज़ों को मेडिसिन की तरह यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स की भी आपके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आपसे बातें करना, ऐसे लोगों से बार बार उनकी काउंसलिंग करना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो एक मेडिसिन की तरह काम करेगा जितनी ज़्यादा काउंसलिंग करेंगे। डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है उसको ऑफ कोर्स कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम डील कर रहे हैं ग्लैंड के फंक्शन से और हार्मोन के सिक्रेशन से। तो आपका मेडिसिन का डोज अवॉइड करना फॉर 2 और 3 डेज़ इवन, वो भी कभी कभी हार्मफुल हो जाता है। तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए, और जैसे आपके डॉक्टर आपका स्पेसिफिक रिपोर्ट देखें और स्पेसिफिक केस समझ करके आपको सजेस्ट करें, उसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। थायराइड कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बीमारी है, बस थोड़ा सा रेगुलर चेकअप, थोड़ा सा अपने रूटीन में एक्सरसाइज वॉक को लेकर आना, डाइट को थोड़ा सा मैनेज करके रखना, और मेंटल हेल्थ, और ऑफ कोर्स आपको जो मेडिसिन मिली है, इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से थायराइड को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बीमारी नहीं है जैसा प्रेजेंट कर दिया जाता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों के अलावा रेकी कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो रेकी हीलिंग से आप कैसे उससे अपने आप को फ्री कर सकते हैं, या कहाँ तक रेकी इसमें बेनिफिट करेगा, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक और अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।